ठंड में ऊपर अमीर और नीचे गरीब सहेली की शादी। रिया बाजार में अपने लिए शॉपिंग कर रही है। उसे जो भी अच्छा लग रहा है वो लेती जा रही है। कितनी प्यारी ड्रेसेस है इस मॉल में तो। मेरा बस चले तो सारी की सारी ड्रेसेस ले लूं। वैसे भी ऐसे ड्रेसेस और कहीं भी नहीं मिलते हैं जो इस मॉल में मिलते हैं। रिया काफी सारे कपड़े ले चुकी थी और बस घर जाने की सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर एक लहंगे पर पड़ती है। लहंगा उसे बहुत ही प्यारा लगता है। ये लहंगा तो बहुत ही प्यारा है। इतना प्यारा लहंगा तो मैंने कभी देखा ही नहीं। वैसे ही लहंगा मीना पर बहुत अच्छा लगेगा। वैसे भी उसे लहंगों का बहुत शौक है, लेकिन उसके पास लहंगे नहीं हैं। क्यों ना मैं ये लहंगा उसे दे दूं, उसे बहुत अच्छा लगेगा। वैसे भी इस लहंगे में वो बहुत सुंदर लगेगी। रिया मीना के लिए लहंगा ले लेती है और शाम में वो मीना के घर पहुंचती है। रिया और मीना दोनों एक ही घर में रहती थी, लेकिन रिया घर में ऊपर वाले माले पर रहती थी और मीना घर में नीचे। मीना के घर पर उस समय और कोई नहीं था। अरे रिया, तू यहाँ? और ये सब क्या है? ये क्या ले रखा है तूने? मैं शॉपिंग गई थी, वहाँ से जो ड्रेसेस पसंद आई बस वही लेकर आई हूँ। अच्छा, दिखा ना कैसी ड्रेसेस लेकर आई है तू? फिर रिया मीना को ड्रेसेस दिखाती है जो उसे बहुत अच्छी लगती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही प्यारी ड्रेसेस है। तुझ पर ये ड्रेसेस बहुत ही अच्छी लगेगी। एकदम परी जैसी लगेगी तू इसमें। परी जैसी मैं नहीं बल्कि तू लगेगी। ये देख, मैं तेरे लिए ये ड्रेस लाई हूँ। ये लहंगा तुझे बहुत पसंद है ना? ये लहंगा तेरे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन तू मेरे लिए ये लहंगा लेकर क्यों आई? तुझे पता है ना, तेरी मम्मी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती है। हाँ, मैं जानती हूँ कि हम दोनों के घर वाले एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन इससे हमारे प्रेम पर थोड़ी ना फर्क पड़ेगा। मैं तो तेरे लिए हमेशा अच्छा सोचती हूँ और सोचती रहूंगी। सच कहूँ तो मैं भी तेरे लिए हमेशा अच्छा ही सोचती हूँ और अपने घर वालों की इस दुश्मनी से परेशान हो गई हूँ। मैं जानती हूँ। खैर तो छोड़ ये सब और मुझे ये लहंगा पहन के दिखा दे। रिया के कहने पर मीना तुरंत लहंगा पहनकर दिखाती है। मीना उस लहंगे में बहुत ही प्यारी लग रही थी। मीना, तू सच में कितनी प्यारी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये लहंगा तेरे लिए ही बना हो। मैं कितनी भी प्यारी लगूं, लेकिन ये तो तेरी वजह से हो रहा है ना। आखिर तू ही तो मेरे लिए ये ड्रेस लेकर आई है। तभी वहाँ मीना की माँ संगीत आ जाती है। रिया, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें पता है ना, तुम्हारी माँ को तुम्हारा यहाँ आना पसंद नहीं है, तो फिर क्यों तुम यहाँ आती हो? फिर तुम्हारी माँ मुझे 10 बातें सुनाती है। मैं जानती हूँ चाची, और उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, लेकिन मैं मीना से मिले बिना नहीं रह पाती हूँ। तभी मीना बोलती है, अरे माँ, आप क्यों रिया को 2 बातें सुना रही हो? आपको पता है, ये जो लहंगा मैंने पहन रखा है वो रिया ही लेकर आई है। देखो ना कितना सुंदर है ये। संगीता मीना की तरफ घूर कर देखती है। अच्छा, तो ये तेरे लिए लहंगा लेकर आई है। क्यों रिया, हम लोगों को नीचा दिखाना चाहती हो तुम? क्या बताना चाहती हो कि हम लोग अच्छे कपड़े नहीं ले सकते, महंगे कपड़े नहीं ले सकते? क्या हो गया आपको माँ? तो चुप कर। तुझे पता है इसकी माँ कितना कुछ सुनाती है मुझे जब ये कोई भी चीज तुझे देती है। मम्मी को बताती क्यों है आप? आपको उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। वैसे भी ये लहंगा मैंने मीना को गिफ्ट किया है। इसके बारे में आपको उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, वैसे भी जब चाची को कुछ पता ही नहीं चलेगा तो वो आपसे कुछ कहेंगी ही क्यों? तुम दोनों ज्यादा एक दूसरे की तरफदारी मत किया करो रिया। जाओ, अब तुम घर जाओ। अगर तुम्हारी माँ यहाँ आ गई तो बेवजह ही कोई ना कोई बहस हो जाएगी। रिया वहाँ से अपने कपड़े लेकर चली जाती है और फिर मीना माँ को समझाने की कोशिश करती है। आपके और चाची के बीच क्या झगड़ा हो गया है जो अब आप लोग एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं? वो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस वो बात मानी है जो मैं तुमसे कहती हूँ। मीना नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। उधर जब रिया ऊपर अपने घर पहुँचती है तब उसकी माँ बबीता उससे पूछती है, क्या हुआ रिया, आज तुमने बहुत देर लगा दी शॉपिंग में? हाँ माँ, देखो आज कितना सारा सामान लेकर आई हूँ मैं। ये इतनी सारे कपड़े। ठीक है, लेकिन हर बार की तरह तुमने उस मीना के लिए कुछ नहीं लिया ना? अरे मम्मी,
आप तो कुछ भी सोचती हो, मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं लिया है। मैं तो सिर्फ अपने लिए ये ड्रेस लेकर आई हूँ और अब मैं अपने कमरे में जा रही हूँ ये ड्रेस ट्राई करने। कुछ ऐसा ही था रिया और मीना का रिश्ता। उन दोनों के बीच बहुत प्यार था, लेकिन जितना प्यार उन दोनों के बीच था उससे कई ज्यादा नफरत उन दोनों की माँ एक दूसरे से करते थे। एक दिन उन दोनों की माँ संगीता और बबीता पड़ोस में हो रही एक शादी के फंक्शन में मिलते हैं, जहाँ लोग उनसे उनकी बेटी की शादी के बारे में भी पूछते हैं। क्यों संगीता, तुम कब कर रही हो अपनी बेटी की शादी? सुना है वो पूरे 25 साल की हो गई है। हाँ, बस जल्दी से ही उसकी मैं शादी कर दूंगी। मैंने एक लड़का भी देखा है और वो अगले इतवार को घर में मिलने भी आ रहा है। ये तो अच्छी बात है, आखिर ये सही समय है जो अपनी बेटी की शादी करने का। और बबीता, तुम्हारा क्या हाल है? वैसे तुम तो अपनी बेटी की शादी किसी अमीर घर में ही करोगी ना? ये भी कोई पूछने वाली बात है? अरे मैं अपनी बेटी की शादी किसी भी घर में थोड़ी ना कर दूंगी, बल्कि मैं तो इतने अमीर घर में अपनी बेटी की शादी करूंगी कि ऊपर नीचे सब जगह लोग देखते रह जाएंगे। सच कहूँ तो लोग हमसे जलते हैं, वो तो सबसे ज्यादा परेशान होंगे। इतनी अच्छी शादी करूंगी मैं अपनी बेटी की। न जाने क्यों कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, जैसा कि हमें उनसे फर्क पड़ता है या हम उनसे जलते हैं। लेकिन सच कहूँ तो हमें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चाहे कहीं जाए और कुछ भी करे, हमें क्या। अरे बस बस, तुम दोनों फिर से झगड़ने लगी। मैं तो बस पूछ रही थी कि तुम दोनों कब अपनी बेटी की शादी करना चाह रहे हो। अब इसमें झगड़ा करने वाली क्या बात है? चलो कुछ खा लेते हैं। शादी का फंक्शन अटेंड कर संगीता और बबीता दोनों अपने घर पहुंचते हैं। संगीता घर पहुंचते ही मीना से कहती है, बेटी मीना, इस इतवार को तुम्हें एक लड़का देखने आ रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा ये रिश्ता पक्का हो जाए और मैं अगले महीने तुम्हारी शादी कर दूं। लेकिन माँ, इतनी जल्दी? हाँ, यही सही समय है। ठीक है माँ। उधर बबीता भी रिया को यही समझा रही थी। अचानक से मेरी शादी का ख्याल आपको कैसे आ गया? अचानक से क्यों? मुझे क्या तेरी शादी नहीं करानी है? तुझे क्या लगता है सिर्फ वो संगीता ही अपनी बेटी की परवाह करती है? अरे मुझे भी तेरी बहुत परवाह है और मैंने तो तेरे रिश्ते के लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढा है। बहुत ही अमीर घर से है वो लड़का। उसके पिता शहर के जाने माने सुनहार है। अब तुम शादी की मना बिल्कुल मत करना। ठीक है मम्मी। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है। दोनों के ही घर पर लड़के वाले आने वाले हैं। रिया, नए कपड़े पहनकर तैयार रहो, वो लोग कभी भी आते ही होंगे। रिया नए कपड़े पहनकर तैयार हो रही है, तभी उसे मीना का ख्याल आता है। आज तो मीना को देखने के लिए भी लड़के वाले आ रहे हैं। पता नहीं वो मेरा दिया हुआ लहंगा पहनेगी या नहीं। एक काम करती हूँ, मैं जाकर मीना से कहती हूँ कि वो मेरा दिया हुआ लहंगा पहन ले। कहीं ऐसा ना हो कि चाची मीना से मना कर दे। ऐसा सोचकर रिया चुपके से मीना के कमरे में पहुंचती है। मीना कमरे में तैयार हो रही है। अरे रिया, तू कहीं चाची जी ने तुझे देखा तो नहीं? तुझे क्या लगता है अगर वो मुझे देख लेती तो यहाँ आने देती? सही कह रही है, क्या दिन आ गए हैं जो ऐसे छिप छिप कर मिलना पड़ रहा है। हाँ, एक समय था जब हम दोनों एक दूसरे के साथ ही हर समय खेलते रहते थे। एक पल भी हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं बिताते थे। मुझे तो वो समय याद आता है तो रोना आ जाता है। मुझे भी। वैसे मुझे खुशी है कि तेरी शादी एक अच्छे लड़के से और एक अच्छी जगह हो रही है। तेरी भी तो शादी एक बहुत अमीर घर में हो रही है। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। कितना अजीब है ना कि हम दोनों को एक ही दिन लड़के वाले देखने आ रहे हैं। वैसे तू आज नए कपड़े तो पहनने वाली है ना? नए कपड़े? लेकिन क्या नए कपड़े पहनूं मैं? अरे उस दिन मैंने तुझे नया लहंगा लाकर दिया था ना, वही पहन ले। वो लहंगा तुझ पर बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं वो लहंगा पहन लेती हूँ। वो दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी मीना की माँ संगीता उसे आवाज लगाती है। क्या हुआ बेटी, किससे बात कर रही हो? बहुत आवाज आ रही है कमरे से। किसी से तो भी नहीं मम्मी। ठीक है, अब जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ, लड़के वाले आते ही होंगे। आती हूँ माँ। चल रिया, तू जा। अगर किसी को पता चल गया ना तो बेवजह ही तमाशा हो जाएगा। ठीक है, मैं जाती हूँ। अब रिया चुपचाप वहाँ से निकलकर अपने कमरे में पहुँच जाती है और दोनों को देखने वाले लड़के आते हैं।
रिया के यहाँ सुख सुविधाएं देखकर लड़के वाले बहुत खुश होते हैं और रिश्ता पक्का कर देते हैं। उधर संगीता से लड़के वाले कुछ फरमाइश रखते हैं। वैसे आप शादी कहाँ करने वाली हैं? मैं तो शादी घर में ही करूंगी। जो भी इंतजाम होगा हम नीचे ही करेंगे और शादी भी यहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन इतनी ठंड में तो बहुत परेशानी होगी। हमें तो आज यहाँ बैठने में भी बहुत ठंड लग रही है। उसका कोई ना कोई इंतजाम मैं करके रखूंगी। मैं पूरा ध्यान रखूंगी कि आने वाले मेहमानों को ठंड ना लगे। ठीक है, तो फिर ये रिश्ता पक्का। दोनों बहनों की शादी पक्की हो जाती है और दोनों की शादी एक ही दिन होनी होती है। माँ, हम लोग शादी आगे पीछे नहीं कर सकते। एक ही दिन शादी करेंगे तो चाची जी को परेशानी होगी। नहीं, बल्कि मेरे लिए तो ये और ही अच्छी बात है कि हम शादी एक ही दिन कर रहे हैं। अरे हमारे यहाँ सजावट और इंतजाम देखकर लोगों को तो पता चलना चाहिए कि क्या फर्क है हम में और उनमें। लेकिन इस तरह तो मैं मीना की शादी का एक भी फंक्शन अटेंड नहीं कर पाऊंगी। मम्मी, क्यों करना है तुझे उसकी शादी का फंक्शन अटेंड? अरे तुझे अपनी शादी पर ध्यान देना है ना, क्यों उसकी शादी पर? कितनी बार कहा है तुझे? हाँ, अब हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं, इसलिए तू सिर्फ अपनी शादी पर ध्यान दे। उनके यहाँ कब क्या हो रहा है तुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और सुन, कल हम तेरी शादी की शॉपिंग करने के लिए चलेंगे। अगले दिन रिया अपनी माँ बबीता के साथ शादी की शॉपिंग के लिए बाजार जा रही होती है। वहीं बाहर मीना और उसकी माँ संगीता भी खड़े हैं, जिन्हें देखकर बबीता कहती है, मैं तुझे बाजार से शॉपिंग नहीं करवाऊंगी, मैं तो तुझे मॉल से शॉपिंग करवाऊंगी, एक बड़े और अच्छे मॉल से। तुझे जो भी पसंद आए वो सब ले लेना, खर्चे की चिंता बिल्कुल मत करना। उस दिन सबसे अच्छी तू ही लगनी चाहिए। आप इतनी तेज तेज क्यों बोल रही हो? अच्छा लगता है क्या बेवजह किसी को ऐसी बातें सुनाना? तुझे क्यों लग रहा है कि मैं किसी को सुना रही हूँ? मैं तो सिर्फ वही कह रही हूँ जो सच है। ठीक है मम्मी, अब चलिए ना यहाँ से। तभी संगीता भी कहती है, किसी भी बातों से परेशान मत होना बेटी, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन तेरी शादी बड़े धूमधाम से करेंगे और कोशिश करेंगे कि सब कुछ तेरी पसंद का ही हो। संगीता की बातें सुनकर बबीता इतरा कर वहाँ से चली जाती है। इधर बबीता और रिया मॉल में शॉपिंग करते हैं, तो उधर संगीता और मीना बाजार में। शाम में मीना और रिया दोनों घर पर हैं। रिया अपने घर की बालकनी में खड़ी है, तो मीना नीचे घर के आंगन में। मैं बहुत शॉपिंग करके आई हूँ, तुम ऊपर आ जाओ, मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। अभी तो चाची घर पर होंगी ना, जब वो ना हो तब मैं आ जाऊंगी, वरना वो बहुत गुस्सा करेंगी। नहीं, मम्मी तो अभी बाहर कहीं काम से गई हैं, तुम आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैं अभी अपने कपड़े लेकर आती हूँ। मीना अपने कपड़े और गहने लेकर रिया के कमरे में पहुँचती है। वहाँ दोनों एक दूसरे को अपने कपड़े पहनकर दिखाती है और फिर रिया मीना को एक गिफ्ट देती है। ये लो मीना, ये तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? क्या है इसमें? तुम खुद ही देख लो। मीना गिफ्ट खोलकर देखती है तो इसमें बहुत प्यारे कान के झुमके थे। कान के झुमके? हाँ, ये कान के झुमके मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। लेकिन मैं ये कैसे ले सकती हूँ? ये तो बहुत महंगे हैं। कैसी बात कर रही हो? हम लोगों ने कभी एक दूसरे को गिफ्ट देते समय ये सोचा है कि क्या महंगा है और क्या सस्ता? अरे जो अच्छा लगता है वो गिफ्ट कर देते हैं। मुझे कान के झुमके तेरे लिए अच्छे लगे तो मैं तुझे एक गिफ्ट कर रही हूँ। अब तू भी इन्हें चुपचाप रख ले। थैंक यू रिया, तुझे पता है मैं हमेशा से सोचती थी कि मैं तेरी शादी में हर समय तेरे पास रहूंगी, तेरा हर फंक्शन अटेंड करूंगी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। जानती हूँ, मैं भी हमेशा से यही सोचती थी, लेकिन तू देखना, मैं तेरी शादी का हर फंक्शन अटेंड करूंगी, तुझे पहले हल्दी मैं ही लगाऊंगी। नहीं, अगर तू ऐसा करेगी तो चाची बहुत गुस्सा हो जाएगी, तू उन्हें गुस्सा मत करना। दोनों ऐसी बात ही कर रहे थे कि तभी घर पर रिया की माँ बाजार से लौट आती है और वो मीना को देखकर गुस्सा होती है। ये क्या मीना, तुम हमारे घर पर क्यों आई हो? मैंने साफ साफ कहा था ना कि तुम बिल्कुल भी हमारे घर नहीं आना। लेकिन माँ, ये खुद नहीं आई है, मैंने इसे बुलाया है। तो ये तुम्हारी बेवकूफियत है रिया। तुम जानती हो ये कैसे लोग हैं, कितने बेईमान लोग हैं ये, और तुम अभी भी इनसे मिलजुल कर रहना चाहती हो। आप हमेशा हम लोगों को ऐसे ही गलत बोलती रहती है, लेकिन हम लोगों ने आपके साथ कभी कोई बेईमानी नहीं की है। हम लोग तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, हमेशा आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं। बस बस,
अब ज्यादा बातें मत बनाओ और जाओ अपने घर। बबीता के इस तरह बात करने पर मीना वो झुमके वहीं छोड़कर रोती हुई वहां से अपने घर पर चली जाती है। मम्मी, आप मीना और चाची जी से बहुत ही गलत तरह से बात करती हो। इस तरह आपको उनसे बात नहीं करनी चाहिए। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि किससे किस तरह बात कर रही हूँ, और वो कोई तुम्हारी चाची नहीं है, वो तुम्हारी आंटी है। उन्हें चाची मत कहा करो, और ये झुमके उठाकर सही जगह रख लो। बबीता रिया पर नाराज होती है। अब इसी तरह चलता रहता है और आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जब रिया और मीना की शादी होनी थी। दोनों के ही परिवार उनकी शादी की तैयारी में लगे हुए थे। रिश्तेदार आ रहे थे। रामू, ठंड ज्यादा है इसलिए हर जगह हीटर लगा दो और दोपहर तक पूरा घर सजा देना, क्योंकि 2 बजे से हल्दी का फंक्शन है और शाम में मेहंदी का। ठीक है मालकिन, मैं सब कर दूंगा। उधर संगीता भी अपने घर आए रिश्तेदारों के साथ तैयारी कर रही थी। एक काम करते हैं, मैंने ताजे फूल मंगाए हैं। पहले घर को हम सजाते हैं और फिर दोपहर में कोयला और लकड़ियां जलाकर हर कोने में रख देंगे ताकि आने वाले मेहमानों को ठंड न लगे। हाँ ठीक है, आप चिंता मत करो, हम खुद ही सारा इंतजाम ऐसा कर देंगे कि किसी को भी ठंड नहीं लगेगी। दोनों घरों में इंतजाम हो जाता है। 2 बजने वाले हैं। रिया और मीना दोनों ही हल्दी के लिए अपने अपने कमरे में तैयार हो रही हैं। मेरे पास तो इतना महंगा महंगा मेकअप का सामान है और मेकअप आर्टिस्ट भी है, लेकिन मीना तो खुद से ही मेकअप कर रही होगी। क्यों ना मैं अपनी मेकअप आर्टिस्ट को बोल दूं, तो ये जाकर मीना को भी तैयार कर देगी और इन्हें झुमके भी दे दूंगी जो ये मीना को दे देंगी। रिया अपनी मेकअप आर्टिस्ट को झुमके देकर मीना का मेकअप करने को बोल देती है। रिया की मेकअप आर्टिस्ट जल्दी से रिया को तैयार करती है और फिर वो मीना को तैयार करने उसके कमरे पर पहुंच जाती है, जहां वो मीना का मेकअप करती है और उसे झुमके देती है। रिया को अब भी मेरी कितनी परवाह है जो उसने ये झुमके भिजवाए हैं। काश रिया मेरे पास होती और आज मेरी हल्दी में सबसे पहले मुझे हल्दी रिया लगाती। ये सोचकर मीना रोने लगती है। तभी उसकी माँ संगीता वहाँ आ जाती है। क्या हुआ मेरी बच्ची, क्यों रो रही है? बस माँ, आज रिया मेरे इतने बड़े पल में मेरे साथ नहीं है, यही सोचकर मुझे रोना आ रहा है। एक समय था जब हम दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रहते थे, और एक आज का समय है हम दोनों एक दूसरे का साथ नहीं दे पा रहे हैं। क्या करे बेटी, लेकिन ये हमारी वजह से थोड़ी ना है, ये सब तो उन्हीं की वजह से हुआ है ना। आखिर वही तो है जो हम पर भरोसा नहीं करते, हमारे बारे में गलत सोचते हैं। माँ, क्या थोड़ी देर के लिए भी रिया मुझे हल्दी लगाने नहीं आ सकती? अगर ऐसा हो सकता तो मैं ऐसा जरूर करती बेटी, लेकिन बबीता को ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि हम किसी भी तरह उनसे मिले। माँ, मैं एक बार जाकर चाची से बात करती हूँ, क्या पता वो मुझे रिया को हल्दी लगाने दे, क्या पता वो हमारे बीच के मनमुटाव को भूल जाए। प्लीज माँ। ठीक है, तो फिर मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। आखिरकार जज्बाती होकर मीना और उसकी माँ संगीता रिया से मिलने ऊपर बबीता के घर पहुँचती है। उन्हें देखकर रिया तो बहुत खुश होती है, लेकिन बबीता बिल्कुल खुश नहीं होती। क्या हुआ, क्यों आई हो तुम यहाँ? हमारे इतने बढ़िया फंक्शन को खराब करने आए हो क्या? कितना गलत सोचती हो तुम आज भी, और हमेशा से तुम गलत ही सोचती हो। हम तो रिया की खुशियों में शामिल होने आए हैं। मीना चाहती थी कि वो रिया को हल्दी लगाए और इसलिए मैं मीना के साथ यहाँ आ गई, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम इसके लायक हो। आइए ना चाची, मैं कब से आपका और मीना का इंतजार ही कर रही हूँ। अभी रस्म शुरू होने वाली है, मैं चाहती हूँ कि मीना ही मुझे पहले ही हल्दी लगाए। चाहती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन तुम चाची जी का गुस्सा देख रही हो, वो सबके सामने कैसे हमें बुरा बुरा कह रही है, कितनी बेइज्जती कर रही है वो हमारी। क्योंकि तुम इसी लायक हो। कितने बेईमान हो तुम लोग, ये मैं जानती हूँ। तू देख रिया, तुझे लगता है ना मीना कितनी अच्छी है, देख उसने तेरे झुमके भी चुरा लिए और वही झुमके पहन रखे हैं। अब रिया को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में माँ से कहती है, बस माँ बस, आपको क्या लगता है कि वो झुमके मीना ने चुराए हैं? नहीं, वो झुमके मीना ने चुराए नहीं, वो झुमके मैं उसी के लिए लाई थी। उस दिन गुस्से में मीना वो झुमके छोड़कर चली गई थी, लेकिन जब अभी मैंने अपनी मेकअप आर्टिस्ट को मीना के पास भेजा, तब उनके हाथ झुमके भी भेज दिए। और मीना का दिल देखिए, उसने वो झुमके पहन लिए। वो चाहती तो मना भी कर सकती थी। रिया, तुझे तो हर जगह मेरी ही गलती नजर आती है। तुम्हें क्या लगता है मैं लोगों से बेवजह ही नफरत करती हूँ? हाँ,
वरना क्या ही वजह है चाची जी जो आप हमसे इतनी नफरत करती हैं, बताइए। तो सुनो, आज से 10 साल पहले तुम दोनों के पिता मिलकर एक बिजनेस किया करते थे और एक दिन एक कार एक्सीडेंट में दोनों चल बसे। उसके बाद हमें पता चला कि इसके पिता ने आधा बिजनेस खुद हड़प लिया था। बता बेटी, इससे बड़ी भी कोई बेईमानी होती है? लेकिन इनके कर्मों का फल था जो वो इनका बिजनेस डूब गया। हमारा बिजनेस जरूर डूबा, लेकिन इसलिए क्योंकि हमें बिजनेस की समझ नहीं थी, जबकि तुम्हारे पास बिजनेस चलाने के लिए और भी लोग थे। लेकिन मेरे पति ने कोई बिजनेस नहीं हड़पा, जो भी था तुम्हारे पति ने अपनी इच्छा से दिया। अभी भी कैसे झूठ बोल रही हो तुम? उनकी इस झड़प को सुनकर मेहमानों में से एक आदमी आगे आता है। ये कोई और नहीं बल्कि रमन था। संगीता भाभी सही कह रही हैं। भाभी जी, मैंने आपको एक बार बताने की कोशिश की थी कि आपके पति ने पहले बिजनेस बांट दिया था और उन्होंने कम मुनाफे वाला बिजनेस इन लोगों को दिया, तभी वो बिजनेस डूब गया। अगर ऐसा ही था तो उन्होंने पहले हमें इस बारे में क्यों नहीं बताया? वो बताने वाले थे, लेकिन उसी शाम उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और फिर तो अब बबीता को अपने किए पर शर्मिंदगी होती है। उसने जो व्यवहार संगीता और उसकी बेटी मीना के साथ किया, उसका उसे बुरा लग रहा था। मुझे माफ कर दो संगीता, मैंने तुम्हारे और मीना के साथ कितना गलत व्यवहार किया। मेरे लिए तो दोनों बेटी एक समान थी, फिर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं बबीता, तुम भी अपने हालातों में अपनी सोच में घिरी हुई थी। इसमें पूरी गलती तुम्हारी भी नहीं है, लेकिन मैं अब चाहती हूँ कि दोनों बेटियों की शादी धूमधाम से हो, दोनों एक दूसरे के फंक्शन अटेंड करें और बहुत खुशी से ये शादी हो। हाँ बिल्कुल, अब दोनों बेटियों की शादी हम एक साथ करेंगे। फिर रिया और मीना की शादी एक साथ हो जाती है और कहानी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर कर लीजिए। दिल्ली के एक आलीशान बंगले में अजय और उसकी पत्नी रागिनी रहते थे। एक रोज रागिनी सुबह सुबह आदित्य के लिए नाश्ता बनाकर लाई। हम अब इतने अमीर हो चुके हैं तो मुझे खाना क्यों बनाना पड़ता है? तुम एक नौकरानी नहीं रख सकते क्या? अरे यार, तुम्हें सिर्फ हम 2 लोगों का ही खाना बनाना पड़ता है, उसमें भी तुम्हें नौकरानी चाहिए? मुझे खाना बनाने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन एक रॉयल लाइफ जीने में क्या ही हर्ज है? तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? अच्छा अच्छा, ठीक है मेरी माँ, कल मैं दिल्ली के सबसे बड़े और सबसे फेमस शेफ को अपने घर अपॉइंट कर लेता हूँ। अब तो खुश हो ना तुम? ये हुई ना राजाओं वाली बात। तभी अचानक डोरबेल बजी। सुबह सुबह नाश्ते के टाइम पर कौन मूड खराब करने आ गया? ऐसा करना, मेरे लिए एक मैनेजर भी रख लेना, वो दरवाजा खोलने के काम आएगा। ठीक है, रख लूंगा मेरी माँ, लेकिन फिलहाल मैं ही तुम्हारे मैनेजर बन जाता हूँ। मैं ही दरवाजा खोलकर देखता हूँ कौन आया है। आदित्य ने अपना नाश्ता बीच में ही छोड़कर दरवाजा खोला तो बाहर डाकिया आया हुआ था। मिस्टर आदित्य खन्ना, आप ही हैं? किससे बात करना चाहते हैं चाचा? जब आप मेरे एड्रेस पर आए हैं तो मैं ही तो आदित्य हूँगा ना। अच्छा अच्छा, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। खैर ये लीजिए, आपकी चिट्ठी आई है। मोबाइल के जमाने में भला चिट्ठी कौन भेजता है? ठीक है, थैंक यू चाचा। ये लो, बच्चों के लिए मिठाई लेते जाना। आज के जमाने में भी आप जैसे दिल वाले यहाँ रहते हैं, दिल्ली जैसे शहर में? यकीन नहीं होता। थैंक यू मिस्टर आदित्य। इतना बोलकर डाकिया वहां से चला गया। आदित्य ने दरवाजा बंद किया और लिफाफा खोलते खोलते फिर से नाश्ते की टेबल पर आकर बैठ गया। किसका लव लेटर आया है आदित्य? अरे यार, पहले खोलकर देखने तो दो। आदित्य ने जब लेटर पढ़ा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या हुआ आदित्य? तुम्हारे चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर लग रहा है कि कोई बुरी खबर है। कहीं बिजनेस में कोई घाटा तो नहीं हो गया? यार, तुम्हें हमेशा मेरे बिजनेस की क्यों पड़ी रहती है? मौसा जी खत्म हो गए। तुम तो जानती हो, मेरी माँ अपने दोनों बहनों के साथ रहती है गांव में। एक मौसा ही बचे थे, वो भी चल बसे। गांव वालों ने चिट्ठी भेजी है, हमें अभी निकलना होगा। वो तुम्हारे मौसा थे, पिता नहीं। वहां जाएंगे तो 100 तरीके की बातें होगी। गांव वाले ताने मारेंगे कि अपने माँ बाप को छोड़कर शहर क्यों चले गए। लोगों के ताने सुनने को तैयार हो तुम? रागिनी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? उनका हमारे अलावा कोई नहीं है, अब उन्हें मुखबिरी कौन देगा? जब गांव वाले चिट्ठी लिख सकते हैं तो वो तुम्हारे मौसा का अंतिम संस्कार भी कर सकते हैं। और वैसे एक बात बताओ, आज तक मैंने जितनी भी तुम्हें सलाह दी है
उससे कभी तुम्हारा नुकसान हुआ? अगर मैं जबरदस्ती करके तुम्हें दिल्ली ना लाती तो तुम इतने बड़े बिजनेसमैन बन पाते? जिंदगी में कभी कभी कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। अगर हम गांव चलेंगे तो तुम्हारी माँ रोने लगेंगी, तुम्हारा दिल पिघल जाएगा और फिर से तुम गांव में ही बस जाओगे। फिर सारा का सारा बिजनेस धरा का धरा रह जाएगा। तो तुम सही कह रही हो रागिनी। अगर मैं तुम्हारे कहने पर अपने दिल को पत्थर ना बनाता तो आज मैं इस मुकाम पर ना होता। लेकिन माँ को बुरा लगेगा ना। पहले मौसा जी का अंतिम संस्कार हो जाने दो, फिर मैं बताती हूँ क्या करना है। आदित्य अपनी बीवी की बातों में आ गया। वो चुपचाप ऑफिस चला गया। वहीं दूसरी तरफ गांव में आदित्य की बूढ़ी माँ गंगा और उसकी दो बूढ़ी बहनें जमुना और सरस्वती रो रही थी। सरस्वती के पति का मृत शरीर घर के बाहर रखा था। पूरा गांव वहां इकट्ठा था। धीरे धीरे शाम हो गई, पर आदित्य और रागिनी नहीं आए। बहन गंगा, जमुना और सरस्वती, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन आपका बेटा बिल्कुल पत्थर दिल का हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि वो आएगा। और माँ तुम फिक्र मत करो, मौसा जी का अंतिम संस्कार मैं करूँगा। आखिर वो मेरे पिता जैसे ही हैं। आप लोग ही तो हमारे सुख और दुख के साथी हो। अगर आप लोग ना होते तो हम तीनों ये दुनिया छोड़कर अब तक जा चुके होते। हमारे बेटे और बहू से अच्छे तो ये गांव वाले हैं जो मुसीबत में हमारा साथ देते हैं। चलो बेटा, अंतिम संस्कार कर देते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो लोग आएंगे। सूरज ढलने वाला था, इसलिए जल्दी जल्दी गांव वाले उनके मृत शरीर को गंगा घाट ले गए और अंतिम संस्कार कर दिया। अब उस बड़े से घर में सिर्फ गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों बहनें ही बची थी। घर में मातम छाया था। मैंने अपने गहने बेच के दूसरे के घरों में काम करके अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया ताकि बुढ़ापे में वो हमारा सहारा बन सके। यहाँ तक कि तुम दोनों ने भी अपने अपने गहने बेच दिए थे। ये सिला दिया हमारे बेटे ने। गंगा दीदी, अब शिकायतें करने से कोई फायदा नहीं। अब जितनी भी हमारी उम्र बची है, एक दूसरे के साथ हंस खेल के गुजार लेते हैं। इसी में हमारी भलाई है। सही कह रही हो बहन। तभी अचानक आसमान में बिजली कड़की और मूसलाधार बारिश होने लगी। हम तीनों की हालत देखकर ऊपर वाले को भी रोना आ गया, पर हमारे बेटे का दिल ना पसीजा। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में भी बारिश हो रही थी। आदित्य रात को अपनी कार से बंगले के बाहर पहुंचा। बाहर ही तैयार होकर उसकी बीवी पहले से ही खड़ी थी। क्या बात है मेरी रानी, तुम तो इस बरसात में कहर ढा रही हो। चलो आज हम पहले मूवी देखेंगे, फिर बाहर ही रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। आदित्य अपनी बीवी को कार में बैठाकर मूवी दिखाने ले गया। दोनों ने पहली मूवी देखी, फिर बड़े मजे से रेस्टोरेंट में डिनर किया। एक तरफ दोनों ऐसे हंस बोल रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और वहीं दूसरी तरफ आदित्य की माँ गंगा अपनी दोनों बहनों के साथ रो रही थी और किसी तरह सरस्वती को दिलासा दे रही थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन आदित्य अपने ऑफिस में था, तब रागिनी को एक ख्याल आया। मुझे लगता है कि मैंने एक फैसला गलत ले लिया। मौसी या ससुर के अंतिम संस्कार में ना जाकर, उनकी इतनी बड़ी जायदाद है, अगर किसी दिन तीनों बुढ़िया टपक गई तो गांव वाले तो हथिया लेंगे सारी जायदाद। इससे पहले कि तीनों बुढ़िया ऊपर वाले को प्यारी हो जाए, मुझे आदित्य के साथ गांव जाना होगा और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेनी होगी। रात को जब आदित्य घर आया तब रागिनी की आंखों से आंसू टपक रहे थे। रागिनी की आंखों में आंसू देखकर आदित्य घबरा गया। उसने उसे गले लगा लिया। अरे रागिनी, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? मैंने आज तक तुम्हें रोते हुए नहीं देखा, पर आज ऐसा क्या हो गया? मैंने अपनी जिंदगी में आज तक कोई फैसला गलत नहीं लिया, पर मुझे लगता है मौसा के अंतिम संस्कार में ना जाकर हमने बहुत बुरा किया। हमें गांव वालों से डरना नहीं चाहिए था, हमें वहां जाना चाहिए था। आखिर वो भी हमारा परिवार है।
रागिनी, तुम्हारा भी मुझे कुछ समझ में नहीं आता। कभी कहती हो जाना चाहिए, कभी कहती हो नहीं जाना चाहिए। खैर, जो भी हुआ जाने दो, अब कर भी क्या सकते हैं। अब तो उनका अंतिम संस्कार हो ही गया होगा। चलो जल्दी से खाना लगाओ, अब मत रो। अरे यार, तो मेरी बात तो सुनो। उनका अंतिम संस्कार हो गया तो क्या हुआ? ऐसा करते हैं, हम कल ही गांव चलते हैं। हमारी तीनों माएं, गंगा, जमुना, सरस्वती, हमें देखकर बहुत खुश होंगी। और वैसे भी तुम किसी की नौकरी थोड़ी ही करते हो। तुम्हारा बिजनेस तो अब काफी ग्रो कर चुका है, मैनेजर संभाल लेगा। रागिनी, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। सही कह रही हो। माँ और मौसी जी हमें देखकर बहुत खुश होंगे और हमें माफ भी कर देंगे। अरे, सासू माँ से बोल देंगे कि हमें आज ही चिट्ठी मिली। सारा इल्जाम डाकिए पर डाल देंगे, फिर वो कुछ नहीं कह पाएंगे। क्या बात है रागिनी, तुम्हारा दिमाग तो बिल्कुल चाचा चौधरी की तरह चलता है। चलो जल्दी से बैग पैक कर लो, कल हम सुबह ही निकलेंगे अपनी कार से। बहुत दिनों से गांव को देखा नहीं है, पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। तो इस तरह आदित्य लगभग अपनी बीवी का गुलाम था। उसकी मानसिकता को रागिनी ने बहुत ही बुरी तरह जकड़ रखा था। उसे पता भी नहीं था कि वो रागिनी का गुलाम है, और यही सबसे बड़ी परेशानी वाली बात थी। अगली सुबह जल्दी से तैयार होकर दोनों गांव के लिए निकल पड़े, लेकिन रास्ते में रागिनी को उल्टी होने लगी। क्या हुआ रागिनी, तुम तो हर सुबह नींबू पानी पीती हो, फिर उल्टी क्यों हो रही है? पता नहीं आदित्य, अचानक से उल्टी क्यों होने लगी। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी दूर डॉक्टर पंकज त्रिपाठी का क्लिनिक है, मैं दिखा देता हूँ। आदित्य रागिनी को डॉक्टर पंकज के पास लेकर गया। डॉक्टर ने उसकी जांच की और कहा, यार आदित्य, तुम बिजनेसमैन क्या बन गए? तुमने तो आना ही बंद कर दिया, आए भी तो इतनी बड़ी खुशखबरी लेकर। पंकज यार, मेरी बीवी बीमार है, इसमें कौन सी खुशखबरी? आदित्य, बिजनेस के चक्कर में लगता है तुम्हारा दिमाग बिल्कुल गोबर हो गया है। भाभी जी माँ बनने वाली है। क्या? हाँ, भाभी जी माँ बनने वाली है। भाभी जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और हाँ, याद रखना, बच्चे की डिलीवरी मेरे अस्पताल में ही होगी और मैं कोई चार्ज नहीं करूँगा। रागिनी, तुम माँ बनने वाली हो? ऐसा करते हैं, गांव जाने का प्लान कैंसिल कर देते हैं, कुछ दिन बाद चलेंगे। अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। ये सुनकर रागिनी घबरा गई। वो मन ही मन सोचने लगी, अरे यार, मुझे भी इसी वक्त माँ बनना था। अगर अभी गांव नहीं गए तो गांव वाले सारी प्रॉपर्टी हड़प लेंगे। पता नहीं कब तीनों बुढ़िया को भगवान अपने पास बुला ले। अरे क्या सोच रही हो रागिनी, चलो घर चलते हैं और पार्टी करते हैं। आज रात पंकज भी हमारे साथ चलेगा। हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अरे नहीं नहीं, पार्टी हम लोग वापस आकर कर लेंगे। मैं माँ बनने वाली हूँ। ये खबर जब मेरी सासू माँ सुनेंगी तो उन्हें कितनी खुशी होगी। तुम नहीं चाहते ना कि मेरी सासू माँ मेरी तारीफ करे? हाँ, ये भी सही बात है। प्रेगनेंसी के दौरान तुम माँ के पास रहोगी तो बच्चा स्वस्थ पैदा होगा। गांव का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा रहता है। चलो चलते हैं गांव। पंकज, मैं तुमसे कुछ दिनों बाद मिलता हूँ, फिर पार्टी करेंगे। तो इस तरह आदित्य और रागिनी फाइनली अपने गांव पहुंचे गए। आदित्य बड़े ही ध्यान से अपने गांव को देख रहा था। उसे उसका बचपन याद आ रहा था। जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंचा तो देखा बाहर बहुत सारे गांव वाले इकट्ठा थे। गंगा, जमुना, सरस्वती उदास बैठी थी। आदित्य और रागिनी जैसे ही गाड़ी से बाहर आए, गांव वालों की नजर उन पर पड़ी। कौन हो भाई साहब, क्या लेने आए हो यहाँ? और ये औरत कौन है? अरे काका, पहचाना नहीं मुझे? मैं हूँ आदित्य और ये आपकी बहू रागिनी। काका, इन दोनों लोगों से कह दो कि मैं किसी आदित्य और रागिनी को नहीं जानती और ना ही हमारा गांव इन्हें जानता है। आदित्य और रागिनी भागकर अपनी माँ के पास आए। दोनों ने गंगा, जमुना, सरस्वती के पैर छुए और कहा, समझ गया माँ, आप सब लोग हमसे बहुत नाराज हो। दरअसल हमें आज ही चिट्ठी मिली, लेकिन जब चिट्ठी में तारीख देखी तो 1 हफ्ते पहले की थी। उसमें हमारी क्या गलती है? अरे नहीं बेटा, तुम लोगों की आज तक कभी कोई गलती रही है क्या? चलो, चिट्ठी लेट में पहुंची होगी, ये हम लोग मानते हैं, लेकिन इतने साल बीत गए, कभी तुम लोगों का दिल नहीं पिघला कि जाकर अपने बूढ़े माँ बाप से मिल ले, अपनी मौसी से मिल ले? 1-2 दिन का टाइम तो इंसान निकाल ही लेता है।
आप लोगों की बातें बिल्कुल सही है। आप लोग बड़े हैं, हमें जो भी कहेंगे हमें मंजूर है। हम तो आपको ये खुशखबरी देने आए थे कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर गंगा जमुना सरस्वती की आंखों में एक नई चमक आ गई। बहू, सही कह रही हो। इसका मतलब मेरा पोता आने वाला है। मैं अपने पोते के साथ खेलूंगी। जमुना, सरस्वती, हमारा पोता आने वाला है। हाँ दीदी, हमारे घर भी अब किलकारी गूंजेगी। बच्चों, तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए हम तीनों तुम्हें माफ करते हैं। तुम लोगों ने इतनी बड़ी खुशखबरी दी है, तो तुम सबकी सारी गलतियां माफ। क्या बात है माँ, देखो रागिनी, माँ का दिल कितना बड़ा है। काका, जल्दी से हलवाई को पकड़ कर लाओ। अब अगले एक हफ्ते तक किसी के घर खाना नहीं बनेगा, हर रोज पार्टी होगी इस गांव में। आसपास के जितने भिखारी हैं सबको इनवाइट कर दो। ठीक है बेटा, हम अभी हलवाई को बुला कर लाते हैं। गंगा जमुना सरस्वती, तुम तीनों की जिंदगी में खुशियां लौट आई है। अब रोना धोना बंद करो। हाँ काकी, पुरानी बातें भूल जाओ अब। तो इस तरह गांव वाले जश्न की तैयारी करने में लग गए। इधर आदित्य और रागिनी घर के अंदर आ गए। गंगा जमुना सरस्वती ने अपने हाथों से शरबत बनाकर आदित्य और रागिनी को पिलाया। रागिनी ने चुपके से शरबत फेंक दिया। बहू, ये शरबत मैंने गन्ने के रस का निकाल कर बनाया है। गांव में बिल्कुल शुद्ध चीजें मिलती है। आने वाले बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? अरे सासू माँ, मुझे बहुत पसंद आया। देखो, मैंने पूरा ग्लास खाली कर दिया। अच्छा, इतना पसंद आया तो ये लो, एक ग्लास और पियो। अरे नहीं माँ जी, पेट बहुत भरा भरा लग रहा है, रात में पी लूंगी। रात में आदित्य ने पूरे गांव को भोजन करवाया। पूरा गांव खुशियों में डूबा हुआ था। गंगा जमुना सरस्वती को तो जैसे नई जिंदगी मिल गई थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि खुशियां सिर्फ पल भर की है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और आदित्य हर रोज गांव वालों को खाना खिलाता जा रहा था। फिर एक रोज रागिनी ने आदित्य से चुपके से कहा, आदित्य, चलो ना, अपने खेतों के पास चलते हैं। मैंने बहुत दिनों से खेत नहीं देखे। हाँ बेटा, जा, बहू को अपने खेत दिखा कर ले आ। आखिर उसे भी तो पता चले कि गांव में हमारे पूर्वजों की खेती कितनी है। आदित्य रागिनी को लेकर खेतों के पास पहुंच गया। आदित्य को खेतों में अपना बचपन दिखाई दे रहा था, जब बचपन में वो अपने माँ बाप के साथ खेतों में धान लगाया करता था, अपने दोस्तों के साथ खेलता था। ये सब उसे साफ साफ दिख रहा था। तभी रागिनी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, जिससे वो सपनों से बाहर आ गया। सुनो, खेत तो मैंने बहुत देखे हैं, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। तुम जब से आए हो गांव वालों पर खर्चा किए जा रहे हो, उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मेरी बात सुनो। हाँ बोलो, क्या बात है? बात यह है कि अब हमारे खानदान में सासू माँ और हमारी मौसी सास के अलावा कोई नहीं बचा। हमारे पूर्वजों की जमीन, हमारा पुराना घर, सब उन तीनों के ही नाम पर है। हम लोग तो कुछ दिनों बाद फिर से दिल्ली चले जाएंगे। तीनों की उम्र भी हो रही है, ना जाने कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए। ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे किसकी चलती है। अगर हम लोग वक्त पर यहाँ ना पहुँचे तो गांव वाले सारी जमीन जायदाद अपने नाम करवा लेंगे। रागिनी, कैसी बातें कर रही हो? तुमने देखा नहीं, गांव वाले कितने प्यार से हमारे साथ रहते हैं। गांव वाले इतने चालाक नहीं होते। मैंने उनके साथ बचपन गुजारा है। आदित्य, तुम एक बिजनेसमैन हो और एक बिजनेसमैन की तरह सोचो। इमोशंस में मत बहो। ये सारी जायदाद एक बार तुम अपने नाम करवा लो, क्या दिक्कत है? जरा सोचो कि गांव वाले हमारी सासू माँ की इतनी सेवा क्यों करते हैं। ससुर जी का अंतिम संस्कार इन्होंने क्यों किया था? इसके पीछे जरूर कोई लालच ही तो होगा। जरा बिजनेस माइंड से सोचो, समझ आ जाएगा। वैसे रागिनी, बात तो तुम सही कह रही हो। अब किसके मन में लालच आ जाए कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पैसों की जरूरत तो सभी को है और गांव वाले बेचारे गरीब हैं। गरीबों में लालच बहुत होता है। मैं आज रात ही माँ से बात करता हूँ। रात में गंगा जमुना सरस्वती तीनों ने मिलकर अपने बेटे बहू के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। सब एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे।
आज कितने सालों बाद एक साथ बैठकर हम लोग इस घर में खाना खा रहे हैं। अब तो ऊपर वाला भी बुला ले तो कोई गम नहीं। माँ, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? आप लोग बुरा मत मानना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जितना भी खेत है, ये घर, जमीन जायदाद सब आप मेरे नाम पर कर दीजिए। फिर मैं जमीन पर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री डालूंगा। आदित्य के मुंह से ये बात सुनकर गंगा जमुना सरस्वती के दिल को बहुत तेज ठेस पहुंची। तो अब समझ में आया कि तुम लोग इतने सालों बाद अचानक कैसे आ गए। उस डाकिये ने बिल्कुल सही समय पर चिट्ठी पहुंचाई होगी। तुम लोगों ने सोचा होगा कि कहीं हम तीनों अचानक भगवान को प्यारे ना हो जाए, इसलिए सारी जायदाद अपने नाम करवा लेते हैं। सही कहा ना? हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? तुम तीनों ये सारी जायदाद अपने साथ ऊपर लेकर जाओगे क्या? अपने बेटे के मुंह से इतने कठोर शब्द सुनकर तीनों को हार्ट अटैक आ गया। अरे आदित्य, इन तीनों की तो सांसें बंद हो गई, अब क्या होगा? सोचो कुछ। अरे सोचना क्या है रागिनी, माँ बाप के गुजर जाने के बाद सारी जायदाद ऑटोमेटिक बेटे के नाम पर हो जाती है। चलो गांव वालों को इकट्ठा करो, और हाँ, थोड़ा जोर जोर से रोना, वरना ये गांव वाले हमें ताने मार मार कर पागल कर देंगे। आदित्य ने रो रो कर पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया। गंगा जमुना सरस्वती की मिट्टी उनके घर के बाहर रखी थी। गांव वालों को जैसे सदमा सा लग गया था। चलो कम से कम आखिरी समय में इन तीनों को तुम दोनों ने खुशियां तो दे ही दी थी। इन तीनों की आत्मा को शांति मिल जाएगी अब। बहू, अब रोने से कोई फायदा नहीं, होने को कौन टाल सकता है। रात भर पूरा गांव रोता रहा। सुबह आदित्य ने तीनों का अंतिम संस्कार कर दिया और फिर गांव के एक वकील साहब के पास पहुंच गया। अरे वकील साहब, कुछ साइन वाइन करने हो तो बता दो। मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर दिल्ली में प्रॉपर्टी लेना चाहता हूँ। इस गांव में अब कुछ नहीं बचा। कौन सी गलतफहमी में जी रहे हो बेटा? इस गांव में तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तुम्हारी तीनों माओं ने दुनिया छोड़ने से ठीक एक दिन पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी अनाथालय को दान कर दी थी। ये सुनकर आदित्य और रागिनी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। दरअसल जब आदित्य और रागिनी अपने खेतों के पास खड़े होकर प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे थे, तब गंगा जमुना सरस्वती भी पीछे पीछे आ गई थी और उन्होंने उनकी सारी बात सुन ली थी। उसी वक्त वो वकील के पास गई और अपनी सारी प्रॉपर्टी अनाथ आश्रम को दान दे दी। बहुत तारीफें करते थे ना तुम अपनी माँ की और अपनी मौसियों की, कुछ नहीं छोड़ा हमारे लिए उन्होंने। फालतू में मैंने उस बुढ़िया की तारीफ कर दी थी उस दिन। चलो दिल्ली चलते हैं, अब दोबारा कभी नहीं आएंगे यहाँ। आदित्य और रागिनी वापस दिल्ली लौट आए। 9 महीने बाद रागिनी ने एक बेटे को जन्म दिया। आदित्य ने सबको पार्टी दी। स्कूल के बाद उसने अपने बेटे विक्रम को लंदन में पढ़ने के लिए भेज दिया। फिर एक दिन फाइनली मेरी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है। कल मैं इंडिया जाऊंगा, अपने माँ बाप को अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बता दूंगा और फिर मैं लंदन ही शिफ्ट हो जाऊंगा। फिलहाल सो जाता हूँ।